guys, welcome back to my channel English Classes by नेहा यादव। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एक राइटर है आपके अमिताव घोष। तो यहाँ पर इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड राइटर हैं अमिताव घोष, इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ईयर अमिताव घोष अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड। अमिताव घोष को प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड कौन से ईयर में मिला था? तो इफ़ यू नो द आंसर तो आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए, द करेक्ट आंसर वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 2018। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था अमिताव घोष को 2018 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, अमिताव घोष इज़ द फर्स्ट इंडियन राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर वर्क्स रिटन इन विच लैंग्वेज। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया था वो कौन सी लैंग्वेज में राइटिंग के लिए दिया गया था, लिटरेचर में? सो ही हैज़ रिटन हिज बुक्स इन इंग्लिश। तो इनको इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिविलियन अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन अमिताव घोष बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007। 2007 में भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया था अमिताव घोष को? तो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, इनको 2007 में भारत सरकार द्वारा दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। सो द राइट आंसर वी हैव इज़ पद्मश्री। इनको 2007 में 2007 में दिया गया था पद्मश्री। भारत सरकार द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया था। चलिए फिर से मैं आपको बोलूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आगे भी इसी तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे और भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़, विच इज़ द डेब्यू नॉवल ऑफ अमिताव घोष पब्लिश्ड इन 1986। अमिताव घोष की डेब्यू नॉवल कौन सी थी जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी? डेब्यू नॉवल, दैट मीन्स द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय अमिताव घोष। सो द नेम ऑफ द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय अमिताव घोष, if you know the answer please write your answer in the comment box. So the correct answer for this question is The Circle of Reason. The Circle of Reason is the first or the debut novel written by Amitav Ghosh that was published in the year 1986. Now the next question, for which novel did Amitav Ghosh receive the Sahitya Academy Award? The Sahitya Academy Award in 1989. कौन सी नॉवल थी इनकी जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1989 में? सो द राइट आंसर इज़ द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स इज़ अ नॉवल रिटन बाय अमिताव घोष. फॉर दिस नॉवल ही रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1989. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, The Ibis trilogy by Amitav Ghosh is set against the backdrop of which historical event? देखिए, इन्होंने जो है एक ट्रिलॉजी निकाली थी। ट्रिलॉजी का मतलब होता है ट्रिपल बुक्स जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं, ईच अदर इंटरकनेक्टेड होती हैं विद वन अनदर। तो यहाँ पर जो है इनकी जो आइबिस ट्रिलॉजी थी, आइबिस इज़ द नेम ऑफ द शिप
और यहाँ पर ये जो आइबिस ट्रिलॉजी है उसका नाम है, उसका टाइटल है सॉरी एक्चुअली में ये जो आइबिस ट्रिलॉजी है इसमें इनकी 3 नॉवेल्स हैं। एक तो है इसमें सी ऑफ पॉपीज़, नंबर 1। नंबर 2 है इसमें रिवर ऑफ स्मोक, and the third novel of this Ibis trilogy is Flood of Fire। तो ये तीनों ही नॉवेल्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ आइबिस ट्रिलॉजी, और ये तीनों नॉवेल जो हैं डील करती हैं, इसकी सेटिंग रखी गई है, मतलब दे आर सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, और वो हिस्टोरिकल इवेंट है ओपियम वॉर्स। यानी कि इसमें स्टार्टिंग दिखाई गई है कि ओपियम वॉर से पहले की सिचुएशन क्या थी। यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है रिवर ऑफ स्मोक, इसमें जो एक तरीके से जो बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस की जो स्टार्टिंग हो रही है ओपियम वॉर की, वो दिखाई गई है। और यहाँ पर ओपियम वॉर दिखाया गया है थर्ड एंड द लास्ट नॉवल ऑफ द आइबिस ट्रिलॉजी। तो ये जो है ओपियम वॉर्स से डील करती है ये तीनों नॉवल। Okay, let's move on to the next question. Which novel of Amitav Ghosh is a medical thriller that revolves around the discovery of malaria parasite's life cycle? कौन सी नॉवल है जो मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल से डील करती है, उसकी डिस्कवरी से डील करती है? So the name of the novel written by Amitav Ghosh is The Calcutta Chromosome. The Calcutta Chromosome is the novel written by Amitav Ghosh and it was published in 1996 में ये पब्लिश हुई थी। और ये जो है मेडिकल थ्रिलर है एंड बेसिकली द नॉवल इज़ अ साइंस फिक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि विच इज़ नॉट द पार्ट। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देयर आर 3 नॉवेल्स, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर। तो देखिए इफ़ यू डोंट रिमेंबर द आइबिस ट्रिलॉजी तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। समुद्र में नदियाँ मिलती हैं और नदियों में बाढ़ आती है। ठीक है, यानी कि समुद्र में नदियाँ मिलती हैं और नदियों में बाढ़ आती हैं। समुद्र यानी कि सी, रिवर यानी कि नदी, एंड फ्लड यानी कि बाढ़। ओके, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर इन योर एग्जाम्स। तो देखिए समुद्र में नदियाँ बहती है, नदियों में बाढ़ आती है। इट मीन्स दीज 3 आर द पार्ट ऑफ ट्रिलॉजी, बट द क्वेश्चन इज कि विच इज़ नॉट अ पार्ट of famous Ibis trilogy. So The Glass Palace is a novel written by Amitav Ghosh, but this is not the part of his Ibis trilogy. Okay, so the right answer we have of this question is The Glass Palace. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉवल द हंग्री टाइड in 2004 is a geographically set in which unique ecosystem। कौन से यूनिक इकोसिस्टम पर बेस्ड है? तो देखिए ये जो नॉवल है दिस इज़ बेसिकली अबाउट द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो ये जो नॉवल है ये इसकी सेटिंग जो रखी गई है वो है द सुंदरबंस। जो सुंदरबन के जो जंगल हैं वहाँ पर इसकी सेटिंग रखी गई है। सो द बेसिकली द नॉवल डील्स विद द सुंदरबंस। यहाँ पर जो अनएक्सपेक्टेड टाइड्स आते रहते हैं, विदाउट एनी वार्निंग जो यहाँ पर टाइड्स आते रहते हैं जो कि लोगों के लिए एक थ्रेट का काम करते हैं, और इंक्लूडिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं डेडली जो टाइगर्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है द सुंदरबंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which non-fiction work by Amitav Ghosh deals extensively with the representation of climate change in modern literature। तो देखिए वैसे तो इनकी जो नॉवेल्स हैं वो कुछ नॉवेल्स जो है क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड है, बट यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन दैट मीन्स विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन, विच इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव 4 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर मॉडर्न लिटरेचर के अकॉर्ड, मतलब मॉडर्न लिटरेचर में क्लाइमेट चेंज को कौन सी किताब है इनकी, कौन सी बुक है नॉन फिक्शन बुक जो कि रिप्रेजेंट करती है क्लाइमेट चेंज इन मॉडर्न लिटरेचर।
तो देखिए यहाँ पर द राइट आंसर वी हैव इज़, लेकिन करेक्ट आंसर बताने से पहले मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव 4 ऑप्शंस। इन एन एंटीक आइलैंड, द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, डांसिंग इन कंबोडिया और द नटमेग स्कर्ट्स। ये जो है 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। सो विच इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? चलिए इसमें फटाफट से आंसर दीजिएगा। Okay, so the right answer of the question is option B, the great derangement, climate change and the unthinkable. This is the right answer. This is the book which deals with, which represents the climate change in modern literature. Okay, this is the right answer. Next हमारे जो कुछ questions हैं, they are based on the writer अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा भी जो है हमारे उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम में एंड अदर जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूजीसी नेट या फिर केवीएस, एनवीएस, DSSS या फिर अदर कोई भी आप जो है टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि आपका जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, तो इंडियन राइटर्स में हमारा ये राइटर है अरविंद अडिगा। इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं, बट बेसिकली दीज आर सम क्वेश्चंस related to our upcoming exams for the Uttarakhand lecturer exam 2026। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरविंद अडिगा won the prestigious Man Booker Prize for his novel। अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो प्लीज़ आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके, अगर आपको आंसर पता है तो आंसर बताइएगा, इसमें आंसर क्या है। तो देखिए, अरविंद अडिगा वॉन द प्रेस्टिजियस मैन बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल द वाइट टाइगर। देखिए, इनको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। Okay, next question we have is, in The White Tiger, what is the actual name of the protagonist who is nicknamed मुन्ना by his family? तो देखिए, इस नावल का जो वाइट टाइगर है, इस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट है वो है, उसका नाम है बलराम हलवाई। बलराम हलवाई इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। What is the symbolic meaning of the white tiger in the novel? वाइट टाइगर नावल में वाइट टाइगर का जो सिम्बॉलिक मीनिंग है वो क्या है? तो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। अ रेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर दैट ब्रेक्स आउट इन ऑफ द जंगल, बॉर्न वंस इन अ जनरेशन। ऑप्शन बी इज़ अ सिंबल ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी इन इंडिया। C is a mythological beast that protects the poor from the rich. And option D is a rare breed of wild cat native to Lakshadweep. So the right answer of the question is a rare extraordinary creature that breaks out of the jungle, born once in a generation. Extraordinary या फिर we can say that rare species, मतलब कोई rare यानी कि कई वर्षों में एक बार पैदा होने वाला। What is Balram's profession when he first arrived in Delhi? The White Tiger। White Tiger में जब बलराम पहली बार आता है तो उसका प्रोफेशन क्या है? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको नॉवल में बताया था, नॉवल जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो नॉवल में आपको मैंने बताया था कि जो बलराम हलवाई है वो जो है ड्राइवर बन जाता है। तो वो ड्राइवर की नौकरी करता है अशोक के यहाँ, अशोक एंड पिंकी मैडम के यहाँ। तो ये जो है एक ड्राइवर बन जाता है। सो द राइट आंसर, और ये इनके साथ दिल्ली जाता है, तो द राइट आंसर इज़ ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच टू इंडियाज़ डज बलराम हलवाई कॉन्स्टेंटली रेफर टू इन द नावल? तो देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर जो which two Indias does Balram Halwai constantly refer to in the novel? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर इंडिया मतलब कौन से 2 इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बलराम हलवाई। मतलब इंडिया में ही 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो द इंडिया ऑफ लाइट एंड द इंडिया ऑफ डार्कनेस, यानी कि एक तो अमीर वर्ग और एक बेचारा गरीब वर्ग जो है उसके बारे में बता रहे हैं।
नेक्स्ट इज टू होम आर द नाइटली लेटर्स इन द वाइट टाइगर एड्रेस्ड। यहाँ पर नाइटली लेटर्स जो है वो वाइट टाइगर में किसको एड्रेस किए गए हैं? सो यहाँ पर एड्रेस किए गए हैं जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इनको लेटर लिखा था बलराम हलवाई ने और अपनी स्टोरी सुनाई थी। वो थे जियाबो। वैन जियाबो को इन्होंने जो है अपनी स्टोरी सुनाई थी, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। उन्होंने भारत की स्थिति को बताया था कि इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो क्या है, यानी कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका लेवल क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, ये सब इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन अडिगाज नॉवल द लास्ट मैन इन द टावर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द what is the name of the dilapidated cooperative housing society in Mumbai where the story take place? यहाँ पर सोसाइटी का नाम क्या है? जैसे कि मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी तो इसमें मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ द सोसाइटी इज़ विश्राम सोसाइटी। यहाँ पर विश्राम सोसाइटी टावर है ये। तो विश्राम सोसाइटी जहाँ पर जो है मास्टर जी होते हैं और मास्टर जी ये सोसाइटी को नहीं छोड़ते हैं तो इनका मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है। तो द लास्ट मैन इन द टावर वॉज मास्टर जी। और यहाँ पर सोसाइटी का नाम क्या था? सोसाइटी का नाम था विश्राम सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेल्दी रियल स्टेट डेवलपर इज द प्राइमरी एंटागनिस्ट ट्राइंग टू डिमोलिश द अपार्टमेंट बिल्डिंग इन द लास्ट मैन इन द टावर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कैरेक्टर है जो कि एक बिल्डर है और ये जो है उस बिल्डिंग को उस अपार्टमेंट को उस सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, डिमोलिश करना चाहता है ताकि वहाँ पर एक लग्जरियस अपार्टमेंट बना सके। उस बिल्डर का नाम है धर्मेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिलेक्शन डे द प्रोटैगनिस्ट आर टू ब्रदर्स फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट क्रिकेट ऑब्सेस्ड हाउस होल्ड, व्हाट आर देयर नेम्स? इसमें जो है ना सिलेक्शन डे में दो लड़कों के सिलेक्शन की स्टोरी बताई गई है क्रिकेट में। उनके फादर मोहन जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स डालते हैं, मतलब एक तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से बिहेव करते हैं ताकि ये दोनों क्रिकेट में सिलेक्शन ले सकें। उन मोहन के दो लड़कों का नाम क्या है? तो यहाँ पर दो लड़कों का नाम है मंजू एंड राधा। देखिए इनका नाम एक्चुअल में मंजुनाथ है, मंजुनाथ लड़के का नाम है और राधा कृष्णा भी लड़के का नाम है, बट पूरा नाम ये है, ठीक है, मंजुनाथ एंड राधा कृष्णा। तो देखिए शॉर्ट में इनको मंजू एंड राधा कहा जाता है, बट दीज आर द टू बॉयज मंजुनाथ एंड राधा कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सोशियो इकोनॉमी इशू डज अरविंद अडिगा प्राइमरीली क्रिटिक इन हिज नॉवल? कौन से सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो अरविंद अडिगा अपनी नॉवल में इनिशियली प्राइमरीली क्रिटिसाइज करते हैं? सो हियर द आंसर द यॉर्निंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जब एलपीजी आया था भारत में तो उस समय पर जो एक रिच एंड पुअर का जो गैप था ना, अमीर और गरीब का जो गैप था, उसके बारे में यहाँ पर जो है इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं अरविंद अडिगा अपनी नॉवेल्स में। इनिशियली इन्होंने जो है इसको क्रिटिसाइज़ किया है अपनी नॉवेल्स में, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरविंद अडिगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की हम जो है और भी वीडियोस लेकर आते रहें तो आप प्लीज़ जो है कमेंट ज़रूर करते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट एंड द न्यू राइटर। सो फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।